कॉलेस्टेंस आज हम बी ई जी ए ई 182 के सेकेंड ब्लॉक का 4 यूनिट कवर करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स इसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ये पार्ट 1 है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन एंड अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स देखेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर में क्या है कि हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, रीडिंग पढ़नी है, यूजिंग विजुअल एड्स पढ़ने हैं, लैंग्वेज एसोसिएटेड विद टॉकिंग अबाउट विजुअल एड्स, द एंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, साइन पोस्टिंग द एंड ऑफ योर टॉक। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में एंड हम जो सीखने वाले हैं वो ये है द essential of presentations, how to prepare for presentations, how to make outlines for presentations, use of signaling, signposting and listening techniques in presentation, language associated with visual aids and how to end a presentation। तो ये 6 टॉपिक्स पे ऑब्जेक्टिव्स पे हम कवर करेंगे उस पूरे चैप्टर में। नाउ इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग ए प्रेजेंटेशन आखिर है क्या? प्रेजेंटेशन एक तरीका है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हो, एक ग्रुप तक एक इंफॉर्मेशन आप पहुंचाते हो। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कम्युनिकेट कर पाओ अपने मैसेज को अच्छे से एंड सामने वाले को समझा पाओ, याद रख पाओ। ठीक है, मतलब सामने वाले को समझा पाओ अच्छे से ताकि वो चीज़ें याद रख पाए। और इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए एक जो प्रेजेंटर होता है, जो प्रेजेंटेशन देता है, वो क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, आर्टिकुलेट होना चाहिए एंड कन्विंसिंग होनी चाहिए। उसकी जो बातें हैं, उसकी जो भी आइडियाज़ है, थॉट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। वो अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाए चीज़ों को। ओके, तो सबसे पहले भाई प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो प्रेजेंटर होता है वो अपने आप को डिस्प्ले करता है ऑडियंस के सामने। ठीक है ना, क्योंकि भाई ऑडियंस तो बैठे रहती है, प्रेजेंटर को अपने आप को डिस्प्ले करना होता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो इसके लिए उनसे एक नीट एंड क्लीन बिहेवियर की बहुत ज़रूरत पड़ती है एंड एक इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन देने के लिए एक इंसान को, या फिर बोला जाए एक प्रेजेंटर को, पहले से बहुत प्रिपरेशन करनी होती है जब उसे कोई भी चीज़ डिलीवर करनी होती है, जब एक प्रेजेंटेशन देना होता है। एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन जब वो करते हैं प्रेजेंटेशन वाला, तो वो प्लान बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं खुद को प्रेजेंटेशन के लिए एडवांस में। ओके, नाउ बहुत सारे प्रेजेंटेशंस ऐसे होते हैं जो कि ऑडियंस को इन्फॉर्म करते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, आइडिया हो गया, कोई कंसेप्ट हो गया। हम कई बार ऐसा सुनते भी होंगे, सेल्स प्रेजेंटेशंस होता है। आप अभी तो जैसे बीए कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आप भी जॉब ज्वाइन करोगे, वर्किंग एरियाज में जाओगे, तो जो आप प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन करोगे तो वहाँ आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा बहुत सारे प्रोडक्ट पे। जिस प्रोडक्ट की कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, जिस तरह की कंपनी में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ओके, एंड बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड, जैसे कि बिजनेस एसोसिएट्स, सीनियर्स, कलीग्स, सबऑर्डिनेट के बीच में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, रिपोर्ट्स पे, प्रपोजल्स पे, अपडेट्स पे एंड बहुत सारे अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के डेट में प्रेजेंटेशन सिर्फ एक कंपनी का पार्ट नहीं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के एक रिक्वायरमेंट प्रोसेस का ही पार्ट हो गया। अब भाई ये कैसे हो गया? आज के डेट में चूंकि जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है ना। लोगों के पास जॉब के लिए बहुत सारे लोग हैं, बट जो जॉब पोजीशन है वो कम है। फॉर एग्जांपल भाई पोस्ट 4 हैं एंड वहाँ पे जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो 100 हैं। तो भाई एक कंपनी क्या करेगी? उसके पास बहुत पहले तो भाई जॉब इंटरव्यू वो लेगी। ठीक है, नॉर्मल चीज़ों को समझो, पहले वो जॉब इंटरव्यू लेगी। मान लो 100 लोग में से 50 लोग हट गए, फिर भी तो 50 लोग हैं ना उसके पास, एंड 50 लोग के पास वो जॉब स्किल्स हैं, उस जॉब्स के लिए वो स्किल्स हैं। अब वो कैसे डिसाइड करेगी? वो बेस्ट 4 अपनी कंपनी के लिए। तो बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो कि वो यूज़ करेगी एंड उसी में से एक प्रेजेंटेशन भी। आज के डेट में लोग प्रेजेंटेशन को एज आ रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करने लगे हैं कि कैसे आप एक एप्लीकेंट को अपनी कंपनी के लिए उसके स्किल्स टेस्ट कर सकते हो, उसके लिए भी प्रेजेंटेशन का लोग यूज़ करने लगे हैं। ओके, इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रेजेंटेशन देना होता है अपना, ताकि वो सिलेक्ट हो पाए आगे की अपॉर्चुनिटी के लिए। नाउ
तो जो ये प्रेजेंटेशन होता है, इससे जो इंटरव्यूअर्स होता है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो सामने वाले बंदे को, सामने वाले एप्लीकेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले, उसके स्किल्स को अच्छे से समझ ले, जान ले, एंड ये भी समझ ले कि वो उस कंपनी के लिए वेल सुटेबल है या नहीं। और साथ साथ जो एप्लीकेंट होता है, कैंडिडेट होता है, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स दिखा पाए सामने वाले के सामने, इंटरव्यूअर के सामने अपनी एबिलिटी दिखा पाए कम्युनिकेट करने की, है ना, और अपनी कन्विंसिंग एबिलिटी दिखा पाए, लोगों को कैसे कन्विंस करेगा, कैसे कॉन्फिडेंस दिलाएगा, लीडरशिप एबिलिटीज देगा। इसको मानने में कोई शक नहीं है कि प्रेजेंटेशन को आज के डेट में वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजरियल स्किल्स माना जाता है। नाउ रीडिंग, मेकिंग अ गुड इंप्रेशन। अब ये देखते हैं, तो यहाँ पे भाई एक टेक्स्ट दिया हुआ है प्रेजेंटेशन के ऊपर, एंड हमें इसे पढ़ करके बाद में कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट देख लेते हैं आखिर ये किस बारे में है। तो कहा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन का जो शुरुआत का कुछ मिनट होता है वो बहुत ही प्रीशियस एंड क्रूशियल होता है ना। अगर आप इस समय अटेंशन ग्रैब कर लिए सामने वाले लोगों का, सामने वाले ऑडियंस का, तो भाई आप किला फतह कर लिए, है ना, सिंपल भैया, आप पूरी जीत हासिल कर लिए। बट अगर शुरुआत में आप अगर अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लोगे उतने इफेक्टिवली अटेंशन ग्रैब आप नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से, इसी कारण से आपको एक अच्छा इंप्रेशन देना पड़ता है। कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यही इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इंप्रेशन देने का मतलब क्या, आपके मुंह खोलने से पहला जो इंप्रेशन होता है, मुंह खोलने से भी जो पहले का इंप्रेशन होता है, जैसे कि आपका बॉडी, है ना, आप कितना नीट, वेल बिहेव्ड, वेल ड्रेस्ड दिख रहे हो। कहा जाता है ना, आप देखते भी होंगे लोग फॉर्मल ड्रेसअप क्यों करते हैं, किसी भी जगह जब वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो लोग फॉर्मल ड्रेसअप क्यों करते हैं, ताकि वो एक वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड पर्सन दिख पाए, है ना। उसकी जो झलक है, उसके जो स्किल्स है वो उसके कपड़ों से ही नजर आए। ठीक है, तो ये सब एक इंप्रेशन जमाने का तरीका है। आपको ड्रेस अच्छा करना पड़ेगा, है ना, आपको अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ेगा, स्मार्ट दिखना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट होना पड़ेगा ओकेजन के अकॉर्डिंग। नाउ जो प्रेजेंटेशन होता है वो मोस्टली फॉर्मल होता है, इसलिए लोग ज़्यादा फॉर्मली ही ड्रेसअप होते हैं। आपको पे अटेंशन देना पड़ेगा अपने जेस्चर एंड पोस्चर पे। जेस्चर एंड पोस्चर मतलब आपको अपने चलने के तरीकों पे, आपको अपने पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज पे आपको पे अटेंशन देना पड़ेगा। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सारी चीज़ कह जाती है। कई बार होता है ना, तुमने कुछ नहीं कहा बट तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत चीज़ें हमें बता दी ना। नॉर्मली ये लोग शायरी में ये सब यूज़ किया जाता है ये सारे सेंटेंसेस, बट हम समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको कि नॉर्मली लोग क्या होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से चीज़ें समझ लेते हैं। आप कुछ नहीं भी कहना चाह रहे हो बट जो आपका बॉडी लैंग्वेज है बहुत कुछ कहा जाता है। तो आपको अपना जेस्चर पोस्चर सही रखना होगा लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने। लोग सिर्फ आपको लोग सिर्फ आपको सुनते ही नहीं है, वो आपको देखते भी है ना। अगर आपका कोई भी एक खराब बॉडी लैंग्वेज होगा या फिर सोलोसिंग होगा, जो आपका खराब बॉडी बिहेवियर होगा, वो क्या करेगा, आपको लोगों में तुलना कर देगा कि नहीं भाई ये भी नॉर्मल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा खासियत वासियत है नहीं, इसको भी हटा दो, आप वहीं पे छटा जाओगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक गुड पोस्चर आपको हेल्प करता है कि आप अच्छे से बोल पाओ, कॉन्फिडेंस लाता है अंदर से कि भाई हाँ, मेरा पोस्चर बहुत अच्छा है, मेरा जेस्चर बहुत अच्छा है, मैं बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा हूँ, मतलब मैं अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाऊंगा, प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। तो ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है और ये आपको गार्ड करता है अगेंस्ट किस चीज़ में, अनकंफर्टेबल होने में। आप अगर अनकंफर्टेबल अंदर से फील कर रहे हो लेकिन आपका जेस्चर पोस्चर अच्छा है तो आपको प्रोटेक्ट करेगा अनकंफर्टेबल होने से। ओके, ना द की इज लुक रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल एंड एट ईज विथ योर सराउंडिंग्स। जो की चीज़ है, जो की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आपको रिलैक्स्ड लुक देना है, ना कि एंग्री वाला, स्ट्रेस्ड वाला, टेंशन वाला लुक देना सामने वाले के सामने कि उन्हें भी लगे कि भाई कितना टेंशन है इसको, ये प्रेजेंटेशन ही तो देने बैठा है, अगर ये प्रेजेंटेशन बाद में देगा किसी कंपनी के सामने, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको रिलैक्स्ड फील कराना है, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना है, एंड आपको अपने सराउंडिंग के हिसाब से जल्दी ही ढल जाना है। उस वेन्यू में जहाँ पे वो प्रेजेंटेशन होने वाला है वहाँ पे आप टाइम से पहले पहुँच जाओ एंड उस प्लेस से आप कंफर्टेबल हो जाओ, ये भी एक अच्छा इफेक्टिव मैनर है। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज दैट कि आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक ये जो आई कांटेक्ट है ना, ये हेल्प करता है सामने वाले बंदे के साथ कि आप कितना अच्छा इंटरेक्ट हो पा रहे हो उनके साथ, आप कितने कॉन्फिडेंस में हो उनके साथ, एंड वो कितना वार्मली आपको देख रहे हैं, कितनी साइलेंटली आपको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आई कांटेक्ट बहुत ही हेल्प करता है एक पर्सन
का जो प्रेजेंटेशन है उसको अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। जो ऑडियंस है वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगी जब आप आई कांटेक्ट बनाओगे ऑडियंस के साथ। अगर आप अपने आई कांटेक्ट को नहीं बना पाओगे, अपने आईज को इधर उधर रखोगे, ऑडियंस के साथ नहीं बना पाओगे, तो हो सकता है लोगों को ये लगे, ऑडियंस को ये लगे कि भाई ये थोड़ा डर रहा है, इसे चीज़ें शायद नहीं आ रही है या चीज़ें भूल रहा है। हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो एक आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब भाई आई कांटेक्ट तो हम लोग देख लिए, बट अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्माइल। एक स्माइल आपके फेस पे एक एक्सप्रेशन को ही चेंज कर देती है। आपके फेस का एक स्माइल आपके पोस्चर को, आपके जो वेल बिहेव ड्रेसअप है उसको चार चांद लगा देती है भाई, अगर नॉर्मल तरीके से इसे समझे तो। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बीच बीच में आप स्माइल दोगे, अच्छा सा वार्मली स्माइल, तो ये आपके लुक को, आपके डिसिप्लिन को और निखारेगा। एंड भाई सामने वाले बंदे को भी लगा कि नहीं भाई ये बंदा सच में कॉन्फिडेंट है, एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम प्रिपरेशन के साथ आया है और ये ऐसे ही आगे भी रहने वाला है। तो भाई सामने वाला पर्सन भी आपको स्माइल देगा। ऐसा नॉर्मली होता है, जब आप किसी को स्माइल दे रहे हो एंड वो सामने वाला पर्सन भी थोड़ा वार्मली है तो भी आपको रिप्लाई में देगा ही स्माइल, बिल्कुल देगा। ओके, तो इस तरीके से जो स्माइल है भाई वो आसपास एक हैप्पीनेस क्रिएट करती है, फ्रेंडलीनेस क्रिएट करती है, एक वार्म क्रिएट करती है। तो स्माइल देना बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकता है एक प्रेजेंटेशन देने के समय। नाउ द नेक्स्ट इज दैट वॉइस। आपका वॉइस कैसा है, आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ें बोल पा रहे हो, ये भी एक इफेक्टिव स्किल है प्रेजेंटेशन देने समय। अगर आपका वॉइस बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को अच्छे से बोल पा रहे हो, तो लोग अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। बार बार आप हिचकिचा रहे हो, लड़खड़ा रहे हो, चीज़ें भूल जा रहे हो, चीज़ें याद कर रहे हो, ये सब जो यूज़ कर रहे हो, ब्रेकर्स यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन को ख़राब कर सकता है। तो एक अच्छा वॉइस होना, आपका एक अच्छा पिच होना, बातों में एक टोन होना आपके वॉइस में, ये सारा जो एरियाज ये कवर करता है आपके अटेंशन को, एंड लोग आपके तरफ अट्रैक्टिव होते हैं अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से देते हो, एक इफेक्टिव वॉइस के साथ, एक इफेक्टिव टोन के साथ। ओके, नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको अपने वॉइस को कंट्रोल में रखना होगा। ये नहीं कि भाई एक ही सुर में बोल दिए, पूरा लेक्चर की तरह पूरा झाड़ दिए, ऐसा नहीं। आपको अपने वॉइस को राइज करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको पॉइंट अच्छे से दिखाना है, जहाँ पे आपको पॉइंट को अच्छे से समझाना है, तो अपने वॉइस को राइज कर सकते हो। जहाँ पे आपको पॉइंट नॉर्मली समझाना है, वॉइस को लो कर सकते हो। तो ये सारे जो तरीके हैं ये आपके वॉइस को निखारेगा एंड आपके प्रेजेंटेशन स्किल में भाई चार चांद लगा देगा। आपके टोन का वार्मथ, आपके राइट इमोशंस, आपके वर्ड्स के लिए ये आपको हेल्प करेगा कि आप ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाओ। जो लास्टली है वो ये है कि जो ऑडियंस है वो भाई इंथुजियास्टिक लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देती है। यहाँ पे सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, बट इसका जो मतलब है वो ये है कि इंथुसियास्टिक लोगों के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्ट होती है। होता है ना भाई, खुश मिजाज लोगों के साथ रहना सब पसंद करते हैं, बट जो नॉर्मली इंट्रोवर्ट होते हैं उसके साथ रहना कोई पसंद नहीं करता। तो यहाँ सिमिलर मतलब बस यही है कि अगर आप इंथुसियास्टिक है, अगर आपके बातों से, आपके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो से ऐसा लगे कि आप बहुत ही ज़्यादा इंथुसियास्टिक है, तो नॉर्मली ऑडियंस आपके साथ अट्रैक्ट होना चाहिए। बट इंथुसियास्टिक एंड लाउडनेस में कंफ्यूज नहीं होना यारो। इंथुसियास्टिक मतलब आपके अंदर का जो जोश है, जो इंटरेस्ट है, एंड लाउडनेस मतलब चिल्लाहट। भाई आप कितना चिल्ला रहे हो, ऐसा नहीं होता कि आप चिल्ला चिल्ला के कोई चीज़ को बता रहे हो तो आप कितने इंथुसियास्टिक हो, ये नहीं है। ठीक है, तो इंथुसियास्टिक एंड लाउडनेस में बहुत डिफरेंस है। तो वही समझने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ एक वेल रिसर्च नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड पूरा गैदर्ड मटेरियल है। एंड इसमें आप कितने अच्छे तरीके से एक ह्यूमन एलिमेंट को एक कंटेंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। नाउ चेक योर प्रोग्रेस 1 देखते हैं, जहाँ पे है पहला क्वेश्चन ये है, पिक द सेंटेंस दैट बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पैसेज। ये जो पैसेज दिया गया था इसका आप थीम मतलब इस सेंटेंसेस को डिस्क्राइब सेलेक्ट करो जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर सके इस पैसेज का थीम। तो नॉर्मली इसका आंसर तो भाई क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेजेंटर। यहाँ पे आपके गुड प्रेजेंटर की बात हो रही है कि गुड प्रेजेंटर का आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, वेल ड्रेसअप्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे गुड प्रेजेंटर की बात हो रही है, तो ये एक क्वालिटीज ऑफ गुड प्रेजेंटर हो सकता है।
तो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट करो कि भाई कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, एंड मार्क डजंट से फर्स्ट स्टेटमेंट दैट द पैसेज डजंट डील विद, एंड उसको डजंट से मार्क करो जिसमें जो जो स्टेटमेंट्स डील नहीं किए गए हैं इस पैसेज में। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि द स्पीकर मस्ट रीच द वेन्यू ऑन टाइम, ये तो भाई होना ही चाहिए, है ना, आपको टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, तो ये ज़रूरी है, इसको मार्क किया गया तो आप इसको ट्रू लिख सकते हो। जैसे कि सेकंड में यू शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हो। थर्ड में पीपल स्पेंड मोर टाइम वॉचिंग यू दैन लिसनिंग टू यू, यहाँ पे ये उतना ज़्यादा मार्क नहीं किया गया, तो आप इस तरीके से चीज़ों को मार्क कर लो, ट्रू फॉल्स में डालो, जो चीज़ नहीं है टेक्स्ट में उसको आप डजंट से लिख दो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट मैच दिस मीनिंग्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अच्छा, ये जो मतलब है इसको वर्ड्स के साथ मैच करो जो कि टेक्स्ट में है, जिसका मतलब ये सारे हैं, तो आप इसको देखो, समझो, करो एंड डिक्शनरी से वर्ड्स चूज करो एंड इसको कंप्लीट करो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। जब भी आप एक प्रेजेंटेशन देते हो किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप प्लान करते हो उसको अच्छे से, ताकि आपको कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने थॉट्स को एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। सबसे पहला है बिगनिंग। आप बिगनिंग कैसे करते हो किसी प्रेजेंटेशन का। आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर अपने पर्पस को स्टेट करते हो, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पे खड़े हो, प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़े हो। तीसरा क्या है, रिलेट करते हो सब्जेक्ट को ऑडियंस के साथ। आप ऑडियंस के साथ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पे आप बात करने वाले हो उसको ऑडियंस के साथ रिलेट करते हो, समझाते हो, बताते हो। फिर आप एक ब्रीफ आउटलाइन देते हो कि आप आखिर कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, आप किस बारे में बात करोगे अच्छे से। नाउ द सेकंड इज दैट मिडिल। अब मिडिल पोर्शन में क्या है, दैट डू नॉट प्रेजेंट मोर देन 4 मेन पॉइंट्स। आपको 4 मेन पॉइंट्स या फिर आइडिया से ज़्यादा चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करना है किसी भी टॉपिक पे। जो सेकंड है वो है सपोर्ट मेन आइडियाज़ बाय फैक्ट्स। आपको आपके जो मेन आइडियाज़ हैं, जो 4 मेन आइडियाज़ है, आप उसको अपने फैक्ट्स के साथ, जो भी फैक्ट है, जो चीज़ें सही है उसके साथ उसको सपोर्ट करो ताकि लोग उसको अच्छे से समझे, है ना। तो थर्ड है यूज साइन पोस्टिंग। आप साइन पोस्टिंग यूज़ करो। एंड फोर यूज़ विजुअल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स जो हो गए, आप उसका यूज़ करो ताकि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन दे पाओ। द नेक्स्ट इज दैट एंडिंग। अब आप एंड कैसे कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन को, तो आप रिट्रेट करो, रेंफोर्स करो जो भी आपने कहा है, समराइज करो मेन पॉइंट्स को, डू नॉट प्रेजेंट न्यू आइडियाज। अब देखो, जो चीज़ आप बता दियो वहाँ पे आप फिर न्यू आइडियाज मत क्रिएट करो, जो चीज़ आप बता दियो उसी को अच्छे से बता करके कंप्लीट कर दो, ठीक है। नाउ थर्ड इज दैट मेक अ कंक्लूजन और रिकमेंडेशन इफ नेसेसरी। आप एक कंक्लूजन निकालो, एक सजेशन बना लो, रिकमेंडेशन बनाओ। जैसे कि बहुत बार कोई भी टेक्स्ट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा ही करना, यही सही है हमारे लिए। कई बार सजेशन दे देते हैं हम बोलने के साथ साथ। कई बार हम मूवीज़ भी देखते हैं जहाँ पे लास्ट में कोई मोरल होता है कि भाई ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, होता है ना। कई बार मूवीज़ में भी होता है जो कि एक मोरल बेस्ड मूवीज़ होती है। तो उसी तरीके से अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो जो भी कंक्लूजन देना चाह रहे हो वो दे दो, या फिर जो भी रिकमेंडेशन है, सजेशन है, अगर नेसेसरी है तो आप वो दे सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज दैट रिलेट कंक्लूजन टू द ऑडियंस। अब आप कंक्लूजन को ऑडियंस के साथ रिलेट करो। एंड 5 इनवाइट क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस इनवाइट करो ऑडियंस के साथ। नाउ आप एक प्रेजेंटेशन को इंजॉयबल बनाने के लिए आपको ऑडियंस का इंटरेस्ट कैप्चर करना पड़ेगा। आप छोटा छोटा रेटोरिकल क्वेश्चंस यूज कर सकते हो, बीच बीच में इंटरेस्टिंग स्टोरीज यूज कर सकते हो, क्वेश्चंस, जोक्स, कोटेशंस यूज कर सकते हो, ओके। हाँ, आप कभी भी प्रेजेंटेशन को अपनी नोट्स से मत दो। होता है ना, कई बार हम प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स बनाते हैं अपने डायरीज में, कॉपी में, फ्लिप बुक्स में, तो आप कभी भी नोट्स से यूज़ मत करो। आप पावर पॉइंट स्लाइड्स यूज़ करो या फिर कार्ड्स यूज़ करो, है ना, प्रेजेंटेशन देने के लिए। नाउ चेक योर प्रोग्रेस 2 है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है फ्रेजेस को, जो जो फ्रेजेस आप प्रेजेंटेशन के जो स्टेजेस है उसमें यूज़ करोगे। जैसे कि फर्स्ट था बिगनिंग, मिडिल एंड एंडिंग, उसमें आप किस तरीके का फ्रेजेस यूज़ करोगे। यहाँ पे सारे फ्रेजेस दिए गए हैं, आपको तीनों स्टेजेस में कौन कौन सा यूज़ करना है ये सारा दिया गया है। तो आप इसको देखो, समझो, पीछे आंसर्स दिए गए हैं, आप चीज़ों को समझो एंड इसको बनाओ, ओके। Now, the second question is that prepare a 5-minute presentation on how to prepare for a job interview. एक job interview के लिए
आपको 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है एंड कीपिंग इन माइंड दैट स्ट्रक्चर सजेस्टेड अबव, एंड जो ऊपर में स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया है जैसे कि बिगनिंग, मिडिल एंड एंडिंग कैसे करना है उस हिसाब से बनाना है। एंड आपको ये सारे पॉइंट्स को यूज़ करना है, इंक्लूड करना है अपने हिसाब से। ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, जैसे कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर एंड एजुकेट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू, ये सारे पॉइंट्स को, नॉलेज ऑफ द कंपनी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेल्ड आउट इन द एडवर्टाइजमेंट, प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल क्वेश्चंस यू मे बी आस्क्ड, डिसाइडिंग अबाउट व्हाट यू वुड लाइक टू आस्क, योर ड्रेस कोड ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, ये सारे पॉइंट्स को आपको यूज़ करने हैं अपने हिसाब से उसमें। एंड नाउ मेक द प्रेजेंटेशन बिफोर अ स्टडी पार्टनर एंड आस्क हिम हर टू गिव योर फीडबैक ऑन दिस स्पेसिफिक एरियाज। आपको प्रेजेंटेशन अपने किसी भी पार्टनर के सामने देना है एंड आपको उससे फीडबैक लेनी है इस टॉपिक पे, जैसे कि कंटेंट कैसा था प्रेजेंटेशन का, स्ट्रक्चर कैसा है प्रेजेंटेशन का, क्लियर है कि नहीं प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज वोकैबुलरी कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है एंड द ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा है। तो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इस यूनिट 4 का, वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इग्नू वीडियोस रिलेटेड। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।